हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक एंड वेलकम यू अगेन दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था इंटर स्टेट काउंसिल और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, जिसने हमने देखा था कि आपका हो गया, आप लेके चलो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक हो गया था आपका लेजिस्लेटिव, एक था जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक था, दूसरा था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो आर्टिकल नंबर 255 से लेकर 265 तक था, और ये हो गया फिनेंशियल रिलेशन जो था वो 268 से लेकर T3 तक था। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो हमने पिछले क्लास में जो देखे थे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जिसमें लास्ट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाद हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम देखेंगे थोड़े जो लास्ट हमारा बच गया था, ये आपका 283 नहीं बल्कि 293 था। ठीक है, माय मिस्टेक। तो ओके, तो नाउ हमने अभी तो हमने देख लिया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब देखते हैं हम इंटर स्टेट रिलेशन, जो कि आर्टिकल नंबर वो 263 में है। तो सपोज कि इंटर स्टेट मतलब कि नाम से ही इंटर स्टेट, तो सपोज एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, इस दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा है इंटर स्टेट रिलेशन में इंटर स्टेट जो आर्टिकल 263 में। तो मेनली जो इसमें हो जाता है, तो ये पानी को लेकर ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बना था, तो उसमें आपको रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया 1956 में, और वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में, दोनों बनाया गया था, जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 263। तो ये हो गया आपका। और दूसरा है कि रिवर बोर्ड बनाए गए थे रेगुलेशन के लिए। ठीक है, और जिसमें आपको ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, 8 बार ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि ट्रिब्यूनल क्या होता है कि ये इंस्टेंट आपको मतलब कि कोर्ट से कम टाइम इसमें लगता है। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल आपको ये बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, 323A में है आपका और 323B में। तो ये आपका ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल नंबर 323 से लेकर 323B में है। तो इसमें आपको क्या होता है, केस का जल्दी निपटारा हो जाता है। इसीलिए मान लीजिए कि कोई स्टेट के बीच लड़ाई, अब तो आपको पता है कोर्ट में कितने 10-10 साल चलते हैं, क्योंकि कोर्ट हमारे पता है आपको कम है और केस ज़्यादा है। अब देखिए 1969 में जो अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, तो ये आपको पता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये अभी तक नहीं, कभी से बहुत पहले से चला आ रहा है 1969 से, जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये हो गया। अब इंटर जो स्टेट काउंसिल उसके मेंबर देख लेते हैं कौन कौन से इंटर स्टेट काउंसिल के। इसके जो चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। देखो ये सब पॉइंट्स लिखते जाना है, सिंपल सा, बस इतना मैंने छोटे से पेज में बना दिया पूरे लक्ष्मीकांत को, तो यही पूरा समराइज हो गया। अगर आपको प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर करना है तो मेंबर ऑफ इंटर स्टेट, ये देखो इंपॉर्टेंट, ये जहाँ जहाँ भी मैंने बताया उसको लिख लेना। CM ऑफ ऑल स्टेट हो गया, जितने भी चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट हो गए। फिर जो भी मान लो कि कोई अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा तो उसके जो भी गवर्नर होंगे वो, और 6 मिनिस्टर होंगे सेंट्रल कैबिनेट के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे एक इनर पार्ट होता है, तो वो हो गए। और 5 मिनिस्टर हो गए आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, जो कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1919 में इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश हुआ था। अब चलते हैं अपने जोनल काउंसिल पे। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन अब जोनल से याद रखना, जोन कितने आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट छोड़कर 5 जोन में हमारा इंडिया बटा हुआ है। एक हो गया आपका नदर्न जोन, एक हो गया आपका ईस्टर्न जोन, एक हो गया आपका वेस्टर्न जोन, एक हो गया सदर्न जोन, एक हो गया सेंट्रल जोन। तो ये 5 जोन में इंडिया बटा हुआ है। लेकिन आप बताना कि नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं है हमारे ये जोन है। तो इसमें के जो मेंबर है आपको पता है, एक होते हैं होम मिनिस्टर, लेकिन इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इसमें भी मिनिस्टर ऑफ सारे स्टेट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, 2 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, 2 मेंबर रहेंगे हर स्टेट से, जो भी जोन के, सपोज कि सदर्न जोन है तो इसके जो भी जोन में जितने भी स्टेट आते हैं, 5 स्टेट 4 स्टेट, तो उसके जो मेंबर्स होंगे 2 मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, ये एक जोन में मेंबर होंगे। और 5 जोन काउंसिल है, तो 1956 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था तो हम देख लेते हैं। तो इमोशनल इंटीग्रेट करने के लिए, जो भी अगर मान लो एक जोन में बनाया गया तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा, अगर नदन है तो सदन में तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, यदि में इंडो द्रविडियन लैंग्वेज बोला जाता है, तो द्रविडियन से तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तो ये कुछ सिमिलैरिटी हो गया आपका। ये इमोशनल इंटीग्रेशन रीजनल लिंग्विस्टिक ग्रोथ के लिए बनाया गया था है।
टू रिमूव आफ्टर इफेक्ट इन सेपरेशन ऑफ सब केसेस, तो कोई भी केसेस में आप देख सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स हटाने के लिए, और कॉपरेट करने के लिए ज़्यादा होता है कि सपोज कि आपके जोन में हो तो आपके ग्रुप हो गया तो ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से कॉपरेशन होता है, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बना हुआ रहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए जोनल काउंसिल बनाया गया है। तो जोनल काउंसिल के हेड कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के होम मिनिस्टर, और इंटर स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री जो कि है प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है काउंसिल और कमीशन में मैंने डिफ्रेंशिएट किया था, तो कमीशन एक एडवाइजरी और रिकमेंडरी बॉडी होती है और काउंसिल पावरफुल बॉडी होती है। आप देख सकते हो कितने इतने मिनिस्टर हैं, तो ये जाहिर सी बात है होगी। अब चलते हैं अपने इमरजेंसी प्रोविजंस पे। तो इंडिया में इमरजेंसी कितने बार लगा है? तो 3 बार लगा है, ठीक है। तो इमरजेंसी क्या होता है वो बला देख लेते हैं हम। तो आपको पता है इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है, आप ये देख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इमरजेंसी प्रोविज़न। लेकिन इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, ये हमसे कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आर्टिकल 20-21 सस्पेंड होगा, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया। लेकिन 1935 जो है ये आपको लिया गया है इमरजेंसी प्रोविज़न। तो ये पार्ट आपको 18 में देखने को मिल जाएगा इमरजेंसी प्रोविज़न। तो आपको पता है इसमें 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, एक नेशनल, एक प्रेसिडेंट रूल और एक इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो अभी तक इकोनॉमिक इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है, प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लग चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? तो यूपी में लगा है, और सबसे ज़्यादा दिन तक कहाँ लगा है? तो पंजाब में। तो ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी। आप देख लेना। अब कुछ इसमें डिफ्रेंशिएशन देखिए, आर्टिकल 19 जो कि है राइट टू फ्रीडम, तो ये आपको सिर्फ एक्सटर्नल अगर वॉर होता है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, किसी से भी वॉर होता है, सपोज होना तो नहीं चाहिए, तो उसमें आर्टिकल 90 जो कि आपका राइट टू फ्रीडम, तो ये और हमेशा ये आपको सस्पेंड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं हम अपने जो आर्टिकल 358 और 359 के कुछ डिफ्रेंशिएशन। तो आपको पता है कि ये दोनों इमरजेंसी में है। तो आर्टिकल 358 कब लागू होता है? जब एक एक्सटर्नल वॉर हो कोई भी देश से, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है ऑटोमेटिकली, तो ये सिर्फ आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया। और ये आर्टिकल 359 कब? तो कोई भी अगर मान लो एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल, तो दोनों केस में लग जाएंगे। और ये जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है 359, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जा सकता है पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको आर्टिकल 19 हो जाएगा। लेकिन इसमें हो सकता है ना भी करे, जो प्रेसिडेंट सिर्फ डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है कि 1976 में प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू इमरजेंसी लगा था। और इसमें क्या है कि जब तक इमरजेंसी लगा है तब तक रहेगा, जब तक पार्लियामेंट चाहेगी तब तक ये रहेगा। पार्लियामेंट बेसिकली प्रेसिडेंट के ऑर्डर तक, लेकिन आप चाहती तो पार्लियामेंट है। और इसमें क्या है कि एक शॉर्टर पीरियड के लिए रहता है, जो प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं। और ये जब आर्टिकल 358 जो लगता है, तो ये पूरे कंट्री में लगता है। आपका 358 है, पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे इंडिया में, सॉरी बहुत गंदा मैप है, तो ये पूरे इंडिया में लगता है। और जो 359 है वो कहीं भी मान लीजिए कि कोई इंडिया में जैसे झारखंड में लगाना, झारखंड में लगा दिए तो कहीं भी। तो ये आर्टिकल 359 है वो 20-21 को सस्पेंड नहीं कर सकता। आर्टिकल 9 इसमें ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जा सकता है। तो आपको पता है 3 बार इमरजेंसी लगी है, ठीक है। तो देख लो, ये हो गया आपका बांग्लादेश के जब वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लगा था, ठीक है। ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में लगा था, इंडिया पाकिस्तान, ये भी इंडिया पाकिस्तान। और ये इंडो चाइना। आप बताना कि कौन, सॉरी माय बैड, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वार ये था। और ये जब था, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इसमें भी कौन पीएम था आपको बताना है, इसमें कौन पीएम था आपको बताना है, और इसमें कौन पीएम था आपको बताना है। तो ये हो गया। मैंने प्रेसिडेंट पहले ही वाले में बता दिया था, जो वोट ऑफ एमएलए था, आप लेक्चर आकर देख लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये प्रेसिडेंट हमने बता दिया था, इम्पीचमेंट भी हमने बता दिया था। अब जो पावर्स भी थे, पावर्स चलिए मैंने शायद, हमको याद नहीं मैंने बताया था कि नहीं, हाँ शायद पावर्स भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन हम देख लेते हैं फिर से एक बार पावर्स। तो ये हो गया आपके प्रेसिडेंट के पावर्स। तो सबसे पहले है कि इनको पता है आपको, एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय कोई भी चीज़, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा तो प्रेसिडेंट के ही अथॉरिटी से काम होगा, अंडर प्रेसिडेंट अथॉरिटी के अंदर ही काम होगा। तो प्रेसिडेंट एक आपको हो गए नॉमिनल हेड, ठीक है,
प्रेसिडेंट कौन है, तो ये नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल हेड कौन है, तो ये पीएम होते हैं। तो ये हो गया आपका। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई भी है तो वो प्रधानमंत्री क्या नाम लेकर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के नाम लेकर बनाया जाता है। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव याद रखना प्रेसिडेंट से, अगर आपको ये सिंबल दिखने तो मतलब ये प्रेसिडेंट है। और कोई भी हाई ऑफिशियल कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जॉइंट सीटिंग फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट चुन के आई, इलेक्शन हुआ तो सबसे पहले जो सेशन होगा तो वो एड्रेस करते हैं। और इनका जो पावर होता है, तो ये 12 मेंबर राज्यसभा में जो कि अपर हाउस होता है उसमें नॉमिनेट करेंगे। अब पहले क्या था कि 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, जो कि अब नहीं होता है। तो ये आपको बताना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ये हटाया गया है। और ये जब डिप्टी स्पीकर वैकेंट रहेगा लोकसभा का, तो उसमें प्रेसिडेंट चूज करेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही, कॉन्टिज्यूएसी फंड ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही होता है। आपको पता है करती तो पार्लियामेंट है, लेकिन स्टेट बाउंड्री वेल्टर कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। सिर्फ आपको पता है मनी बिल को छोड़ के, तो मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल वो बिल है जिसमें अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकाला जाए तो उसको हम बोलते हैं मनी बिल। तो इससे सिर्फ इसको छोड़कर बाकी जितने भी बिल है उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है, उनके पास वीटो पावर भी होता है। तो ये आप देख लेना, ये मैंने करा दिया है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो। शायद मैंने उनका जो था तो जुडिशियल पावर भी मैंने बता दिया था, डिप्लोमेटिक पावर भी बना दिया था, एब्सोल्यूट हाँ वीटो शायद मैंने नहीं किया था। ओके तो सॉरी, आई थिंक पानी लग गया है। ओके तो उनके पास 4 टाइप के वीटो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। तो सबसे पहला है कि एब्सोल्यूट वीटो, तो वो अपने विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट को कि हाँ चलिए हम बताएंगे, वो उनसे कोई हाँ ठीक है, जैसे कोई भी बिल आया चलिए हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि क्वालिफाइड वीटो, तो ये ओवरराइड कर सकते हैं कि हायर मेजॉरिटी को उससे पास करके ला, समझ कि 10 लोग पास करके भेजे हैं, मान लो एक ऑन एन एवरेज 10% लोग पास करके भेजे हैं, तो बोलेंगे नहीं तुम 15% पास करके भेजो। तो ये हो गया आपका क्वालिफाइड वोटो। तीसरा हो गया आपका सस्पेंसिव, की सस्पेंसिव वीटो, तो ये भी ओवरराइड करने के लिए तो ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ पास करो। और एक होता है पॉकेट वीटो, तो सिर्फ अभी तक आपको आप लिख लेना, सिर्फ एक ही बार नीलिमा संजीवा रेड्डी ने पॉकेट वीटो किसके, तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पे ये इन्होंने किया था पॉकेट वीटो। तो मतलब कि पॉकेट वीटो मतलब कि हाँ वो फिर भूल जाओ, वो बिल भूल जाओ, वो फिर पास नहीं होने वाला। एब्सोल्यूट वीटो में हाँ विदहोल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया था। और पार्डन पावर हमको मुझे लगता है कि आर्टिकल 72 जो है ये पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की। तो इसके थ्रू प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि किसी को भी सज़ा को कम कर सकते हैं, बढ़ाना तो नहीं, कम कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हो कि पार्डनिंग पावर है। एक होता है रिप्राइव, रिस्पाइट, कमीशन और रिमिशन और कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि सपोज आपको फांसी की सज़ा है, तो कम्यूटेशन में फांसी की सज़ा को चेंज करके आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। तो ये हो गया। रिमिशन में क्या होता है कि आप सपोज 10 साल की सज़ा है रिमिशन में, तो 10 साल की सज़ा है आपके हो, तो 10 साल को घटाकर आपको 5 साल कर दिया जा सकता है। और रिस्पाइट में क्या है कि सपोज कि आपको तिहाड़ जेल में वगैरह वैसे कहीं पे थोड़ा हार्डकोर आपको सज़ा मिल जाए तो उसको कम किया जा सकता है रिस्पाइट में। और रिप्राइव में आपको छोड़ दिया जा सकता है, तो स्टे लग सकता है। तो ये हो गया आपके प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी मैंने बता दिया था और प्रधानमंत्री भी बता दिया था आर्टिकल 75। अब चलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी एक बस इसमें याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए टोटल मेंबर से। और ये कब किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में किया गया था। तो ये बस यही है, इन्हीं के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो पे किया जाता है रिकमेंडेशन पे। आर्टिकल नंबर इसका 75 है और 74 में पीएम है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। अब पार्लियामेंट के भी मैंने बता दिया था। लोकसभा के आप देख सकते हो, राज्यसभा में टोटल 250 सीट हैं जिसमें 238 से रिप्रेजेंट होकर आएंगे। अब पता है कि आपको प्रेसिडेंट के पास नॉमिनेशन पावर भी था, तो जो 12 लोग नॉमिनेट होकर आते थे, तो 250 याद रखना लोग राज्यसभा का मैक्सिमम सीट है। 250 में से 229 आएंगे स्टेट से और 4 आएंगे यूनियन टेरिटरी से और 12 जो कि है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। तो ये हो गया। लोकसभा में 552 थे, 20 यूनियन टेरिटरी से और 530 स्टेट से। तो ये हो गए। राज्यसभा में जो इसका मिनिमम एज है वो है 30 ईयर, आपको होना ही चाहिए तभी आप मेंबर बन सकते हैं। लोकसभा का एज है 25 ईयर, बस यही याद रखो। इससे ज़्यादा स्टेट पीसीएस में नहीं याद है। बाकी जाके आपको अगर एडवांस से पढ़ना तो बाकी पढ़ सकते हो। अगर जितना मैंने बताया उतना अगर रट लोगे, घोल के पी जाओगे, तो मेन इसमें क्या है, मेन फोकस आपको
रखना है कि कितना आप ग्रैप्स कर सकते हो, कितना आपको रिटेंशन पावर, इसको जितना रटोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ कितने बार, तो उसमें क्या होता है कि आपको जितना आ रहा है उतना, अगर इतना अगर आ रहा है तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपका पढ़ना नहीं है, बस जितना है उतना ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि आँख बंद करके भी क्वेश्चन पढ़ते के साथ आंसर आ जाए। तो ये हो गया आपका। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।